ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। मिलके भी हम ना मिले, हमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले। तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले। तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले। तुमसे न जाने क्यों कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। हेलो दोस्तों, हमारी राइजिंग सिटी में इससे पहले कि आज हम स्टूडियो में हमने एंटर किया, एक ऐसा म्यूजिकल आवाज़ का जलवा यहाँ बिखरा हुआ था कि सारा का सारा माहौल संगीतमय हो गया। क्योंकि आज हमारे साथ राइजिंग सिटी में एक ऐसे राइजिंग स्टार हैं जिनकी आवाज़ का करिश्मा, जिनकी आवाज़ की लरज और खनकती आवाज़ की कशिश जो है वो पूरे हिंदुस्तान में अब अपने एक नए रंग में आ चुकी है। वो न केवल बॉलीवुड की बहुत सारी म्यूजिक कंपनियों के लिए अपने आवाज़ का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही म्यूजिक कंपोजिशन का भी काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान का ऐसा कोई बड़ा होटल ग्रुप नहीं है या ऐसा कोई स्टेज नहीं है जहां उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी आवाज़, उनके गायकी और उनकी सिंगिंग का एक नया, एक ऐसी आवाज़ जिसमें एक ताजगी है, एक सरलता है। और उसके साथ ही ख़ास बात यह है दोस्तों कि वो हमारे सन सिटी जोधपुर के जाए जन्मे हैं और आज जोधपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आफ्ताब हुसैन
आफ्ताब भाई, राइजिंग सिटी में आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपके इस बहुत ही अच्छे और फेमस शो के अंदर। आप देखिए ना, आपके आते ही ऐसा यहाँ माहौल बन गया है सिंगिंग का। और फिर मैं आपके लिए, मुझे वो एक डायलॉग जो मैंने आपको प्रेजेंट करते हुए स्टेज पे बोला था कि आफ्ताब की रोशनी तो दुनिया के हर गोशे को रोशन करती है, और आज तो आफ्ताब ने खुद यहाँ तकलीफ की है, तो हमारी जो म्यूजिकल रोशनाई है वो यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स। आपकी ये जो आवाज़ है, इसका उपयोग आपको कैसे लगा कि आप सिंगिंग में आ सकते हैं, या ये सफ़र कब से शुरू हुआ, किस उम्र से शुरू? सर बचपन से ही मम्मी पापा गाते थे और मुझे लगा ये सिंगिंग एक अलग चीज़ है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी कि इसके अंदर कुछ है, तो मैं हमेशा गुनगुनाता रहता था बचपन में। तो बस अच्छा लगता था वो, उसको करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हाँ, तो ये जो आप आगे बढ़े, ये तो एक तरह से घर में ही आपने अभ्यास किया या आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन इसका सीरियस टर्न जब आपको लगा कि अब सीरियस टर्न है और मुझे किसी उस्ताद की शागिर्दी में जाना पड़ेगा, वो टर्न किस उम्र से था और वो कैसी, वो क्या घटना थी? जी, एक्चुअली स्कूल की बात है, स्कूल में एक्टिविटीज़ करवाते हैं स्कूल्स के अंदर बहुत सारे। तो उसी दौरान जब मैं 8th क्लास में था, तो उसी साल स्कूल ने एक नया एक्टिविटी इंट्रोड्यूस किया था, गिटार क्लासेस। तो वहाँ से रुझान और बढ़ गया था कि गिटार एक अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, हर बच्चा सीखना चाहता उसको। तो वहाँ से करते करते आगे बढ़े। यानी पहले आपने गिटार को प्ले करना सीखा? हाँ, सिंगिंग लगभग क्या उम्र रही होगी वो? हाँ, मैं 8th में था, तो ऑलमोस्ट 11-12 साल मान सकता हूँ। ओ, 8th में भी, मतलब इतना कमाल का, साज भी कमाल का, इसका प्रेजेंटेशन भी कमाल का है, और आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो 8वीं क्लास में आपने पहले गिटार घर पे ही अभ्यास किया? नहीं, एक्चुअली गिटार जब मैं 12th में था तब मेरे पास आया था, उससे पहले घर वालों ने दिलाया नहीं था कि बेटा पहले सीखो सीखो। तो मैं स्कूल में मेरे फ्रेंड्स वगैरह से बोरो करके लाता था। वाह। 4 दोस्त थे, उनके पास थे, एक का मैं 4 दिन रखता था, दूसरे का मैं 4 दिन रखता था, ऐसे ऐसे करके मैं प्रैक्टिस करता था। ऐसा जुनून, मतलब एक तरह से 8th क्लास से आपके अंदर ये म्यूजिक का जुनून जाग गया। बिल्कुल सर। और जब इसको आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट तो किया, लेकिन इसको गंभीरता से कब लिया गया कि अब इनको ज़रूरत है? जब मैं सर 11th या 12th में था, तब स्कूल में 8th से 9th 10th के बाद 11th बहुत अच्छा एक बैंड बन चुका था हमारा। अरे वाह वाह। और एक बैंड कहलाता था कम उम्र में भी। हाँ, 11th-12th में हमारा नाम होता था कि स्कूल में बैंड है, तो ये 4 लोग हैं, ये दोस्त है, यही परफॉर्म करते हैं। वेरी गुड। तो वहाँ से हम स्कूल के बड़े बड़े एनुअल फंक्शंस में परफॉर्म करने लगे। तो वहाँ से कुछ लगा कि नहीं यार, अब अगर कुछ करना है तो इसी के अंदर करना है। वाह। और इसी को आगे लेकर जाना है। तो आपको याद है आपका पहला स्टेज शो, या जो आपने उस शो के दौरान जो गीत गाया हो, वो गीत जरा गुनगुना दें हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल सर, गुनगुनाते हैं जी। वो गाना था आशाएं। वाह, क्या बात है। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन
मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। वाह, कमाल। आपने तो आशाएं कि जो हमारे म्यूजिकल व्यूअर्स हैं उनके मन में एक म्यूजिकल आशाएं जाग उठी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगाज में जैसा कि जो म्यूजिक के सफ़र में एंटर करता है या अगर कोई उस्ताद होता है तो निश्चित रूप से सबसे पहले जो बेसिक क्वालिफिकेशन है म्यूजिक की वो क्लासिकल म्यूजिक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्लासिकल म्यूजिक सीखा? बिल्कुल सीखा है। हाँ मैंने मेरे गुरुजी उस्ताद शकूर खान साहब से क्लासिकल सिंगिंग सीखा है। जी। जस्ट मेरी 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने उस्ताद जी के यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट की। अच्छा। उस टाइम बहुत जुनून था कि अब तो म्यूजिक बन चुका है, अब तो थोड़ा सा जाएंगे, 1-2 महीने की ट्रेनिंग लेंगे और अपनी एल्बम्स निकाल लेंगे। जुनून होता है। गुरुजी के पास गया, उन्होंने सुना तो उस्ताद ने कहा बेटा अब इन सबको रहने दो, अभी सिर्फ रियाज करो, सिर्फ रियाज करो। तो बस उनका बोलना था और हमने सब छोड़ के बस रियाज में लग गए थे उस टाइम। तो म्यूजिकल बैकग्राउंड ना होने की वजह से और वेस्टर्न म्यूजिक ज़्यादा कल्चरल होने की वजह से हमारा रुझान रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक में ज़्यादा था। तो जितना शौक था 1 साल 1.5 साल उस्ताद जी के पास हमने सीखा, फिर वापस हम इस वेस्टर्न म्यूजिक में आ गए। उन्होंने कहा तो होगा कि वेस्टर्न की तरफ मत जाओ। नहीं, वो उस्ताद जी ऐसा कभी नहीं कहते थे। वो म्यूजिकली कहते हैं ना, बड़े बड़े लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, कौन क्या कर सकता है। वो हमेशा ये बोलते थे कि बेटा कुछ भी करो, रियाज कभी मत छोड़ना। हाँ, रियाज हमेशा करते रहो। तो आज उस्ताद जी को क्लासेस अब नहीं लेते हैं, वो उनकी एज भी हो गई, तो आज 5-6 साल हो गए हैं उस्ताद जी से हम सीख नहीं रहे, पर उन्होंने जो सिखाया है 1 साल में वो पिछले 5 साल से वही कंटिन्यू है और उसी को रोज रियाज करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो फैमिलीज हैं, क्योंकि हम लोग एक तरह से मीडियम फैमिलीज से आगे बढ़ रहे हैं, अपना जो पैशन है उसको पूरा करने के लिए, तो आसपास के लोग भी होते हैं, कई बार पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन रिलेशन में होते हैं या और लोग होते हैं, वो अक्सर कुछ अलग अपना सुझाव दे जाते हैं बिन मांगे, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान की रवायत में। तो कहा होगा घर वालों को क्या ये बच्चे का कैरियर जरा कोई बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई में करवाइए, सीए ये बनाइए, इंजीनियर बनाइए। तो ऐसा कोई घटना? वो घर से बाहर नहीं, घर से ही स्टार्ट हो जाता है आर्टिस्ट का स्ट्रगल से। क्योंकि अगर फैमिली में कोई कुछ कर रहा है, इसकी पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो सोचते हैं नहीं मेरा बेटा भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट या उससे अच्छी जॉब करे। तो जब हम कर रहे थे म्यूजिक तो पापा ने बोला बेटा ये ठीक है, हाँ, ये इसको शौक पे रखो, कुछ पढ़ाई के अंदर कुछ आगे करो। और एक जो हमारे अंदर जो जुनून था, मैं कहा नहीं करना तो यही है। धीरे धीरे करके फैमिली तो सपोर्ट में आ जाती है। फिर जैसे आपने बोला कि बाहर के लोग वो भी बोलते हैं इसमें क्या रखा है, पूरे दिन ये करते रहते हो। तो जब तक आर्टिस्ट एक लेवल पे नहीं पहुंच जाता है तो उसका सुनने वाला स्ट्रगल ये चलता रहता है। जब आप स्टेज के ऊपर आए तो पहले जो एक मुकम्मल जो आपका प्रेजेंटेशन था स्टेज पर, वो क्या उम्र रही होगी? या अभी तो आपने सीखा है उस्ताद से और स्कूलों में वगैरह अपना बैंड भी एस्टेब्लिश किया है, तो पहली जो पब्लिक एक स्टेज परफॉर्मेंस वो आपको याद है? एक्चुअली बोल सकते हैं सर, एक मैं जब 3 साल का था तब मैंने स्टेज परफॉर्म किया था। तो वो एक बस गुनगुनाना बच्चे का उत्साह बढ़ाने के लिए टीचर्स का भी चढ़ा देते हैं, पर प्रॉपर्ली जिसको देखा जाए वो 7th क्लास में मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था, स्कूल असेंबली के अंदर। वाह। बहुत सारे असेंबली, स्कूल का क्राउड आपको पता है, एक साथ 3-4 हजार लोग होते हैं, उस पे चढ़ना और एक बार गाना गाना बहुत मुश्किल है। बस 7th क्लास में था तब मैंने परफॉर्म किया था, ऑडियंस को फेस करते हुए और उसको अपने सुरों को साधते हुए। तो ये जो एक बड़ा स्टेज है, पब्लिक का स्टेज है, वो कब हुआ आपका? वो सर मान सकते हैं जैसा कि
12th के बाद जब मैंने गुरुजी से ट्रेनिंग ली, उसके बाद मैंने खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। वीडियोस वगैरह बनाते थे, हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार है जोधपुर के सिनेमेटोग्राफर, उनके साथ जुड़ के हमने स्टार्ट किया। अब यूट्यूब और इंटरनेट का आपको पता है कितना एक्सपोजर होता है, तो उसके थ्रू लोग मिलने लगे और उनके थ्रू काम मिलने लगा। तो बस हम जोधपुर में जिसकी कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रिसोर्ट्स है, तो वहाँ पे हमने काम स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो ये जो आप जोधपुर से निकल के सीधे बॉलीवुड म्यूजिकल कंपनी में गए, या वहाँ तक का जो सफ़र है वो क्या रहा है? वो भी बहुत लंबा सफ़र रहा। तो कहते हैं ना, एक कैफ़े से स्टार्ट करना, सोलो सिंगिंग, कैफ़े से आप होटल में पहुँचते हो, 2-3 लोग आते हैं, फिर एक बहुत बड़ी जिसकी ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है, तो एक इस्टेब्लिश ब्रांड है वो इंडिया का, और उम्मेद भवन पैलेस आपको पता ही है, वर्ल्ड की नंबर 2 बेस्ट होटल्स में आता है। तो वहाँ पे जब काम करते हैं तो धीरे धीरे आपको लगता है कि हाँ, अगर लोग बुला रहे तो आप में कुछ है। तो बस करते करते, और ऑल ओवर द इंडिया और वर्ल्ड से लोग वहाँ पे आते हैं आपको देखने के लिए। तो कांटेक्ट बनते गए, बॉम्बे से भी ऐसे बहुत लोगों ने फिर सपोर्ट किया कि आप बॉम्बे आइए। इसी तरीके से उनके सपोर्ट की वजह से और मोटिवेशन की वजह से हमको लगा कि यार अब बॉम्बे जाना चाहिए। तो पहले सिर्फ जाकर रहे वहाँ पे, ये हुआ। तो आपने जैसे क्लासिकल की भी शिक्षा ली इससे पहले, तो आपको नेचुरली कुछ क्लासिकल बंदिशें भी याद होंगी, तो वो हमारे थोड़ा व्यूअर्स को पहले हम चाहेंगे क्लासिकल बंदिश आप सुना दें। तो आपको एक क्लासिकल सॉन्ग सुनाते हैं जो खमाज राग के अंदर है। वाह, क्या मोरा सैया। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं
वाह आफ्ताब भाई, आपका तो क्लासिकल में उतना ही कमांड है जब पॉप और चाहे वेस्टर्न म्यूजिक हो। और ये जो बेस है वो हमेशा एक तरह से माँ शारदा के साथ चलता है, उनके आशीर्वाद के साथ चलता है। ये जो आपका सफ़र बॉलीवुड की कुछ म्यूजिकल कंपनी का, उसमें आपने पहले होटल्स ग्रुप में गाया, वहाँ से वो घटना क्या थी कि आपको सीधा वहाँ पहुँचने का ब्रेक मिल पाया? सर ये है एक्चुअली, वो अगर माना जाए तो कोइंसिडेंस ही होगा कुछ, इसका कुछ मेरी फील्ड से लेना देना ही नहीं था। आप शॉक हो जाएंगे। हाँ। जैसे बॉम्बे में मैं था तो मुझे एक गिटार लेना था। अरे वाह। ठीक है। हाँ। तो उस टाइम खरीदना था मुझे। हाँ, तो हाँ। उस टाइम नया गिटार लेने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, जिस ब्रांड का मुझे लेना था। तो मैंने इंटरनेट पर देखा तो एक सेकंड हैंड गिटार मुझे अच्छा लगा, पसंद आया, बायर से बात की, वो अपना गिटार देने के लिए मुझे आए थे। ठीक है, उन्होंने मुझे गिटार दिया अपना। तो बाद में पता चलता है कि वो म्यूजिक कंपोजर हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे और गिटारिस्ट भी हैं। तो उस वे से सोचो आप कनेक्शन कहाँ से मिला, मुझे तो सिर्फ लेना था। वो तो डेस्टिनी को आपको ले जाना था वहाँ बस। तो वहाँ से जो हमारे फ्रेंड है निर्देश राय जी, कंपोजर है बहुत अच्छे, तो उनसे कांटेक्ट बना। और वो मेरे से पहले वो इन बड़ी बड़ी बॉलीवुड कंपनीज के अंदर कुछ ट्राई कर रहे हैं अपनी कंपोजिशन को भेजना। तो इस तरीके से हमारा कांटेक्ट हुआ। चूँकि अभी आपने बताया, लेकिन उससे पहले आपके एक मुंबई के जो टीवी सीरियल्स के बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं अनुज अरोड़ा साहब। हाँ, वो हमारे साथ जुड़ गए। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आफ्ताब भाई हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हेलो एवरीबॉडी, आई एम अनुज अरोड़ा। मैं मुंबई में रहता हूँ और आई एम एन एक्टर एंड अ म्यूजिशियन। सबसे पहले तो आफ्ताब को बहुत बहुत बधाई, मारवाड़ महोत्सव जैसे बहुत प्रेस्टिजियस शो पे इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए। आफ्ताब से मेरी मुलाकात पहली बार लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के वक्त हुई थी जोधपुर में गिटार वर्ल्ड पे। वो अक्सर वहाँ जैम के लिए आता था और जब मैंने उसे ऑब्जर्व किया, कई बार उसे जब सुना तो मुझे लगा कि इज़ वेरी टैलेंटेड एंड इज़ वेरी वेरी गिफ्टेड, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा सीखा है। तो मैंने उसे थोड़ा मोटिवेट किया कि उसे मुंबई आना चाहिए और आई एम वेरी हैप्पी कि वो उसने हिम्मत की और मुंबई भी आया और यहाँ भी बहुत मेहनत करता है और बहुत अच्छा सीख रहा है, अच्छी दिशा में जा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड 24 न्यूज़ को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपके साथ तो बड़ा पुराना रिश्ता है मेरा। जब केबल नेटवर्क शुरू हुआ था, राजस्थान पत्रिका का जो पहला, तब एक म्यूजिक लाइव इन शो आता था दिल से दिल तक, जिसे मैंने होस्ट किया था। तो थैंक यू सो मच फॉर अगेन रिमाइंडिंग मी ऑल दोज वंडरफुल मेमोरीज। एंड सभी दर्शकों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट टू आफ्ताब वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू अनुज भाई। ये जो आप वहाँ तक गए तो आपको नेचुरली सारा बैकग्राउंड और सारा जो एक म्यूजिक कंपनी है, एक जो चीज़ हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि क्या पहले म्यूजिक कंपनी कोई गीत को कंपोज करती हैं और फिर उन्हें बॉलीवुड वाले अप्रोच करते हैं, या बॉलीवुड वालों के किसी कॉन्टेक्ट पे, उनके किसी फिल्म के लिए रिक्वायरमेंट पे, ये क्या सारा इसका प्रोसेस क्या है? सर पर्टिकुलरली एक चीज़ पे नहीं चलते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर बॉलीवुड म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री को अगर कुछ चाहिए कंटेंट, तो वो अप्रोच भी कर सकते हैं और किसी के पास कुछ बनाया हुआ है वो भी अप्रोच कर सकता है। तो दोनों वेज हैं इसके। ये जो आपका म्यूजिक कंपनी में था, वहाँ पे फिर सिंगिंग और म्यूजिक दोनों का आपका साथ रहा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, निर्देश राय जी जो कंपोजर थे हमको मिले, तो वो ट्राई कर रहे थे कंपनी के अंदर अपना म्यूजिक पेश करने के लिए। तो वो तो कंपोजर है। अब कंपोजर के बाद आता है एक स्क्रैच सिंगिंग आर्टिस्ट, क्योंकि अगर उनको कंपनी को सॉन्ग भेजना है तो सुनना कैसे है, क्या सॉन्ग क्या है वो भी तो सुनाना है ना। तो उसके लिए वो एक डमी आर्टिस्ट को लेते हैं, जो कि हमारे जैसे लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए होते हैं। फिर जो बड़ी कंपनी के पास सॉन्ग जाता है वो सेलेक्ट करती है, उसके बाद बड़े बड़े स्टार सिंगर उसको गाते हैं।
अच्छा। हाँ, जैसे हमने सुना भी था कि लता जी के लिए कविता कृष्णमूर्ति ने भी पहले कुछ गीत गाए थे, बिल्कुल उस same। तरह से आपने एज ए डमी आर्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सेम। तो आपको ध्यान है कि किस के लिए आपने डमी सॉन्ग गाया? अगर क्योंकि वो आपकी आवाज तो अरिजीत से भी मिलती है बहुत नहीं, नहीं, नहीं। वो इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े सिंगर है, बस उन्हीं से हम सीख रहे हैं। तो अभी जिसकी बहुत अच्छी कंपनी है, टिप्स म्यूजिक कंपनी है, टिप्स म्यूजिक बॉलीवुड की, तो उसके लिए मैं स्क्रैच रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो क्या पता उनको आवाज़ पसंद आ जाए तो हम भी एज अ मूवी के अंदर कर सकते नहीं हैं। नहीं बिल्कुल, और आपकी आवाज़ तो पसंद की जाएगी, निश्चित रूप से की जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया। तो एक आफ्ताब भाई, हम चाहेंगे कि कोई आपने कोई बड़े स्टेज पर, जोधपुर ही नहीं कहीं बाहर बड़े स्टेज पे कोई वो गीत जरा हमारे व्यूअर्स के लिए गुनगुना दें। बिल्कुल सर, गाते हैं। इस ज़मीं से फलक के दरमियाँ तुम ही हो बेशुमार, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो, तुम ही कैसे बताएं तुम्हें और किस तरह ये इतना तुम्हें हम चाहते हैं। साया भी तेरा दिखे तो पास जाके उसमें सिमट हम जाते हैं। रास्ता तुम ही हो, रहनुमा तुम ही हो, तुम हो जीने का मकसद और वजह तुम ही हो बेशुमार, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही और आपने जैसे ये स्क्रैच गीत आप गा रहे हैं, डमी गीत भी गा रहे हैं,
तो उसके लिए यहाँ से आपका संपर्क कैसे रहता है, क्या उसका संपर्क सूत्र क्या है? जैसे आपने बताया कि एक तो वो मिल गए आपको रिदेश राय साहब, इसके अलावा सर अभी इंटरनेट सबसे बड़ा सोर्स है। कंपोजर्स कंपोजिशंस बनाते हैं और पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए आवाज़ ढूंढते हैं। ठीक है, एक ज़माना था सोनू निगम का, शान का, वो स्टूडियो से स्टूडियो चक्कर काटते थे अपनी आवाज़ सुनाने के लिए। अब क्या है ना, इंटरनेट इतना बड़ा हो गया कि आपको घर बैठे आप अपना टैलेंट कहीं पे भी छोड़ सकते हो। तो आजकल कंपोजर्स फिर अपनी कंपोजिशन बनाने के बाद इंटरनेट, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक पे है, तो वहाँ पे ढूंढते हैं सॉन्ग्स, सिंगर्स हैं, नए नए सिंगर्स हैं, तो उस तरीके से वो अप्रोच करते हैं उनको। तो आपका ऐसा कोई संस्मरण जिसमें आपसे अप्रोच की गई हो? मेरा यही सोर्स रहा था, इसकी लाइव शोज होते हैं मेरे जितने भी, तो ज़्यादातर मेरे को शोज इंटरनेट के थ्रू ही मिलते हैं, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू जो बुकिंग्स होती है, वेबसाइट्स होती है अपनी, तो ईमेल्स होते हैं, उसी के थ्रू लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमको आपकी आवाज़ अच्छी लगी, आपका ग्रुप अच्छा लगा है, तो आप यहाँ पे आइए, परफॉर्म कीजिए। जैसा अभी अपने जोधपुर में मारवाड़ समारोह हुआ था, हाँ बिल्कुल, उसके अंदर भी इसी तरीके से हुआ था। हाँ आपने, और बहुत शानदार आपकी परफॉर्मेंस थी, और पब्लिक तो उसमें आपकी दीवानी हो गई और आपकी एंकरिंग ने चार चांद लगा दिए थे। वो तो आपके कारण हम लोगों को भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो भाई अब जो है आपकी फैमिली क्या सोचती है? क्या वो सेटिस्फाई है कि आप इतना आगे जा रहे हैं? क्या आपके प्रति उनका वो है? अभी इस टाइम पे फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं बॉम्बे रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बेटा हम यहाँ पे अकेले हैं या कुछ भी है, तो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली सब तरीके का सपोर्ट है, कोई टेंशन नहीं है अभी। वही है कि बेटा जो कर रहे हो करते रहो, मन से करते रहो बस। आपके एक और मित्र है के काफी जो एल्बम है उसमें वीडियो एल्बम डायरेक्ट है, और काफी अच्छे हैं, हमारे जोधपुर में अच्छा काम कर रहे हैं। सार्थक रोजिया साहब को हमने फोन लगाया है। सार्थक जी आपका थे, और सर क्या कहना है? आफ्ताब भाई हमारे साथ हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक कनौजिया और मैं डायरेक्टर हूँ राजस्थान से, और मैंने तकरीबन 100+ म्यूज़िक वीडियोस बना रखे हैं, हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, सब लैंग्वेजेस में। बट आफ्ताब हुसैन जैसा सिंगर मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम देखे हैं। आफ्ताब भैया की वॉइस कह सकते हैं बहुत ही मैजिकल और ब्लेस्ड है। हम तकरीबन 4 साल पहले मिले थे, और हमने करीबन 4-5 म्यूज़िक वीडियो साथ में कर रखे हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर दैट आई नो। तो बहुत बहुत ब्लेसिंग उनके लिए हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच। हर जो सिंगर या कंपोजर है, तो आप अपने गानों का सिलेक्शन कैसे करते हैं, और कंपोजिशन भी आप ही करते हैं या दोनों काम होते हैं? कंपोजर के साथ भी काम करते हैं, खुद भी कंपोज करते हैं, या क्या इसकी आपका एक प्रोसेस क्या रहती है? सर एक्चुअली काम दोनों अलग है। इसकी सिंगर सिंगिंग करता है, कंपोजर कंपोजिशन बनाता है। पर मैं जैसे गया था, मेरा इंटरेस्ट कंपोजिशन के अंदर भी, तो मैं एज आप म्यूजिक कंपोजर भी कह सकते हैं मुझे, और साथ में मैंने साउंड इंजीनियरिंग भी की, मैं मिक्सिंग मास्टरिंग भी कर लेता हूँ। वेरी गुड। जैसा कि हमारा म्यूजिक वीडियो लास्ट में आउटपुट होता है, वीडियो आता है, तो उससे पहले कंपोजिशन होती है, तो मैं मेरे खुद की सॉन्ग्स की कंपोजिशन में कंपोज करता हूँ, गाता हूँ, तैयार करता हूँ, और उसके बाद मेरे जो टीम है, वीडियो टीम, उनको भेजता हूँ। तो कभी कभी कि हम कोई जैसे पढ़ते हुए या कोई गीत पसंद कर लेते हैं, और उस गीत पे भी मेंटली काम करते हैं, क्या ऐसा भी होता है कि आप खुद गीत पसंद करते हैं और अपने कंपोजर को सजेस्ट करते हैं कि सर अगर हम इसको भी कंपोज करें, ऐसा? हाँ, ऐसा होता है, बाकायदा होता है। कोई भी नए गीत पे हम काम करते हैं, इसकी ओरिजिनल्स होता है, तो राइटर पूछता है कि आपको किस मूड का चाहिए, ठीक है, तो सबसे सिंगर बताता है या राइटर बताता है। इसके ये उसी तरह है, कुछ भी नहीं है, पहले राइटर लिख सकता है, कंपोजर भी दे सकता है, या सिंगर बता सकता है।
वो पहले फील आता है यार इस बार भाई कुछ इस तरीके का फील चाहिए, तो उसके ऊपर लिखता है, फिर कंपोजर और ट्यून बनाता है, तो इस तरीके से पूरा गाना बनता है। तो हम भी उनके हिसाब से चलते हैं। म्यूजिक कंपनी के लिए आपको कॉल आते हैं, आप जाते हैं, और इसके अलावा स्टेज जो परफॉर्मेंस है, एक होटल्स की, तीनों का एक मूड और तीनों का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल। और तीनों की एक तरह से में उतरना पड़ता है। तो थोड़ा सा इस मूड के बारे में बताइए कि स्टेज पे जाए और कंपनी और उसका। सर बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। जैसे कि एक प्राइवेट पार्टीज होती है, होटल्स वेडिंग्स है, उसके अंदर आप एक बंद रहते हो कि पे मुझे काम करना है, ये पर्टिकुलर चीज नहीं है मुझे, और उसमें फरमाइश है। हाँ, फरमाइश भी आती है। पर पब्लिक इवेंट्स जो होते हैं उसमें पब्लिक आपके आती है। वाह। प्राइवेट के अंदर आप उनके लिए जा रहे हो और पब्लिक आपके लिए आती है, तो उस टाइम आप खुल जाते हो। आर्टिस्ट खुद को परफॉर्म करता है, वो भूल जाता है सामने कौन है, और उसी को पब्लिक सबसे ज्यादा और एक वेवलेंथ जो है वो पब्लिक से कनेक्ट हो जाती है। कनेक्टिविटी मजा आती है आर्टिस्ट को भी और ऑडियंस को भी। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, या तीनों ही अपने अपने मूड में अलग? सर तीनों तो नहीं बोल सकता, मुझे सबसे ज्यादा पब्लिक परफॉर्मेंस बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें एक एनर्जी होती है, सबसे कनेक्टेड रहता है। सबसे ज्यादा किक मुझे वही देती है लाइव शोज, पब्लिक शोज। एक आपके और मित्र हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, कहना चाहेंगे सर? Hey guys, देव सिंह दिस साइड। आई एम अ सिंगर रैपर फ्रॉम जोधपुर, और ये वीडियो मैं आफ्ताब भाई के लिए बना रहा हूँ कि आफ्ताब भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे को आर्टिस्ट भी हैं, और हमेशा ही जो यंगस्टर्स हैं उनको आगे बढ़ने का वो बढ़ावा देते आए हैं, और उनकी आवाज़ और उनका संगीत उन्हीं की तरह बहुत ही मधुर और सुरीला है। तो आफ्ताब भाई को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। लव यू ब्रो। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा आफ्ताब भाई, आपका अभी तो सफ़र एक तरह से ये कहते हैं कि मुकम्मल की तरफ बढ़ा है। उस ट्रैक पे एक ख्वाब होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, हालांकि मंजिल तो आर्टिस्ट के लिए कभी आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए, सफ़र ज़्यादा होता है, फिर भी एक गोल होता है मंजिल का। वो आपका क्या ख्वाब? बहुत मुश्किल सवाल पूछा सर आपने, लेकिन जरूरी है। क्योंकि क्या है ना सर, फितरत होती है, उसका ख्वाब बदलता रहता है। एक जो देखता है वो हमेशा होता है, जैसे उस पे पाथ पे चलता है वो, तो चेंजेस आते रहते हैं। यार आज 4 साल पहले ये देखा था, आज कुछ ना कुछ ज्यादा होना चाहिए, आज कुछ ना कुछ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो सीखता भी रहता है, तो अपनी काबिलियत को देखते उसका ख्वाब भी बड़ा होता रहता है। तो बस एक आर्टिस्ट तो ये चाहता है कि लोग उसका म्यूजिक पसंद करें और उसका आर्ट ज्यादा से ज्यादा दुनिया देखे। उसकी दुनिया देख रही है, चाहे वो घर पे है चाहे स्टेज पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसका म्यूजिक वो तक जाना चाहिए और लोग पसंद करने चाहिए बस। और आपकी आवाज में जो एक रसती आवाज है और एक कशिश है, वो बिल्कुल बैकग्राउंड वॉइस से भी किसी कम नहीं है। और निश्चित रूप से हमारे जोधपुर का सौभाग्य यहाँ ही पैदा हुआ है, तो आप पर वहाँ तक जाएगा इसमें दो राय नहीं है। बहरहाल एक स्टेज सॉन्ग जो आपकी परफॉर्मेंस का, वो हम सुनना चाहेंगे। आपको सुनाते जो पहला सॉन्ग बहुत फेवरेट था हर शोज में। क्या बात है। जितना भी तुम मुझसे वास्ते मैं
मुझको क्या बात है, क्या बात है। आफ्ताब भाई, आज आपकी जो म्यूजिकल जर्नी की कुछ झलकियां हमने देखी, क्योंकि आपका ख्वाब भी अभी बहुत दूर जाने का है, हमारा ख्वाब आपको बहुत देर तक सुनने का है, मगर इसके लिए वक्त इजाज़त नहीं देता है। तो लेकिन बहुत मजा आया और ऐसा लगता है कि अभी ये सफर हुआ है हमारे प्रोग्राम का, और आज आपने यहाँ आके हमारे 24 न्यूज़ चैनल पे हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम की जो शान आप बढ़ाई है, तो मैं प्रोग्राम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सो मच, प्लेजर माइन, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।